हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 14 फॉयोल प्रिंसिपल। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फायोल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आप सभी के सामने 14 फॉल प्रिंसिपल का सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। तो आइए हम लोग समझते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि आप एक बड़े से काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। और जब आप बड़े से काम को एक छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दोगे तो वो छोटा छोटा टास्क आप एम्प्लॉयज को दे दो जो क्वालिफाइड है, जिसका उसमें स्किल्स है, उससे जो भी मैच खा रहा है वो टास्क उसको आप दे दो। वो अपने टास्क को बार बार करेगा और कर करके एक ही काम को बार बार वो हो जाएगा उसमें स्पेशलिस्ट। फाइन। तो फायोल यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप बड़े से काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। डिवीजन ऑफ वर्क, छोटे छोटे टास्क में आप डिवाइड कर दो। और जो जिस लायक है, जिसका स्किल्स है, जिसमें जो क्वालिफाइड है उस टास्क में, आप उस टास्क को उस एम्प्लॉयज को दे दो। और वो एम्प्लॉयज उस काम को बार बार करते 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 स्पेशलिस्ट हो जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगी। फाइन। तो व्हाट इज मीन बाय डिवीजन ऑफ वर्क? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब the whole work must be divided into small tasks or unit, and instead of assigning the whole work to one person, सारा काम एक पर्सन को देने के बजाय आप एक लोग को एक यूनिट दो, एक टास्क दो, छोटा सा टास्क दो। और उस टास्क को वो बार बार करते 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 उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप दीजिए। और when a person is performing a part of job again and again, he will become perfect and specialized। समझ आया? तो क्या है डिवीजन ऑफ वर्क में कि काम को छोटे छोटे टास्क में बांटकर और एम्प्लॉयज को दे दो, वो बार बार उसी काम को जब करेंगे तो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, इफिशियंसी आएगी और उनके अंदर परफेक्शन आएगा। फाइन। ठीक है। एंड व्हाट इज द सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब फॉयल प्रिंसिपल्स? सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कह रहे सर व्हाट इज मीन बाय अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। अगर आपको कोई जॉब दिया गया है तो उस जॉब को आप कंप्लीट करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्लिगेशन दायित्व है आपका। आपका दायित्व है कि आप उस काम को कंप्लीट करो समय पर, ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। तो आप इसके अंदर अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो फॉयोल है, फॉयोल कहते हैं कि आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बराबर इक्वल होना चाहिए। जितना अथॉरिटी दे रहे हो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। फाइन। अगर अथॉरिटी अधिक अधिक दे दिया आप और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो अथॉरिटी अधिक होने के कारण आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और अगर अथॉरिटी कम दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो अथॉरिटी अगर कम है तो फिर वो काम समय पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अथॉरिटी कम दिए हुए हैं। तो फॉयल क्या कहते हैं? देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो लाइन आपको दिखा दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों में क्या होना चाहिए? पैरिटी, इक्वलिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। समझ आया? और आगे जो हम बताएं वही लिखा है, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग निगेटिव रिजल्ट। अगर आप ज्यादा अथॉरिटी दे दिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो निगेटिव रिजल्ट आएगा। और एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल नॉट अलाउ टू वर्कर टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन टाइम। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दिए हो, अथॉरिटी कम है, तो वो समय पे काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो समझ आया? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए? पैरिटी, इक्वल, दोनों बराबर होना चाहिए। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाट इज मीन बाय अथॉरिटी सर? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। मिडिल लेवल में जो पावर दिया गया है कि हाँ आप अपने मन से रॉ मटेरियल खरीद सकते हो, आप देख लो, समझ लो। तो ये जो अथॉरिटी दिया जाता है कि आप डिसीजंस ले सकते हो, अगर आपको कोई डिसीजन लेने का एक पावर दिया गया है कि आप डिसीजन ले सकते हो, दैट इज अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो भी आपको जॉब दिया गया है, आप उस जॉब को समय पे कंप्लीट करो, ये आपका दायित्व होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइन। सो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड टू फॉर योर प्रिंसिपल्स। केस स्टडी हम लोग एक साथ देखेंगे लास्ट में।
एंड व्हाट इज थर्ड वन सर? थर्ड है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करिए, रूल रेगुलेशंस जो भी हैं, एग्रीमेंट है, सबको आप उसको फॉलो करिए। गुड सुपीरियर और लेवल, हर एक लेवल पे आप सुपीरियर गुड बन के रहो, अच्छे बन के रहो। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सबऑर्डिनेट एंड सब सुपीरियर, मतलब कि ऊपर है सबसे सुपीरियर, सबसे नीचे कौन है? सबऑर्डिनेट। तो आप दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। मेंटेन कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स, जो भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल है, आप सभी लोग जो भी कमिटमेंट दे रखे हो वो सारे कमिटमेंट को आप पूरा करो, ठीक है। और नेक्स्ट है, तो इसको कहते हैं हम लोग डिसिप्लिन। तो फॉयोल कहते हैं कि डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। The disciplinary rules shall not be applicable only on subordinate, but discipline require good superior at every level. कह रहा है कि ये नहीं कि सबऑर्डिनेट जो सबसे नीचे हैं, जो सबसे नीचे हैं वही सिर्फ उन्हीं को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, नहीं, इनको भी और इनके साथ से सबसे ऊपर वाले जो सुपीरियर लेवल पे हैं उनको भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि जब ऊपर को बोल लो, सबसे नीचे को बोल लो, तो बीच वाला मतलब जो मिडिल लेवल है उसको भी क्या होना चाहिए? उसको भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इट मीन्स हर एक लोगों को हर एक लेवल पे डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ आ गया कि तीसरे में ये लिखा हुआ है कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ में आ गया आपके सामने यूनिटी ऑफ कमांड। आप कह रहे सर यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि अगर एक बॉस एक एम्प्लॉयज को ऑर्डर दिया कि आप ये काम करो, और उसके बाद एक दूसरा बॉस उसी सेम एम्प्लॉयज को फिर ऑर्डर देता कि आप ये काम करो, तीसरा बॉस उसी सेम एम्प्लॉयज को ऑर्डर दिया कि आप मेरा ये काम करो, तो वो जो एक एम्प्लॉयज है तीन बॉस का जो आप ऑर्डर ले रखा है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किस बॉस का पहले करूं, और वो कंफ्यूज होने के साथ साथ वो किसी बॉस का काम नहीं कर पाएगा। आप बात समझ रहे हैं? और जब तीनों बॉस पूछेंगे कि मेरा काम किए, तो वो कहेगा कि नहीं मैं आपका नहीं, मैं उनका काम कर रहा था, और दूसरे से बोलेगा मैं उनका काम कर रहा हूँ, और तीसरे से कहेगा मैं उनका काम कर रहा हूँ। तो वो इधर उधर कंफ्यूज हो जाएगा और प्लस एक्सक्यूज भी बनाने लगेगा। तो इसमें है यूनिटी ऑफ कमांड में ये कि एक बॉस को एक एम्प्लॉयज को ऑर्डर देना चाहिए। ऑर्डर देने से पहले बॉस को पूछ लेना चाहिए कि क्या आप पहले से किसी भी बॉस का ऑर्डर ले रखे हो, अगर हाँ तो मैं आपको ऑर्डर नहीं दूंगा, अगर ना तो आप मेरा ऑर्डर ले लो। तो जो आप कमांड दे रहे हो नीचे एम्प्लॉयज को करने के लिए, ये करो वो करो, ऑर्डर जो आप दे रहे हो उसमें भी यूनिटी होनी चाहिए। तो आपको हम बता दे, देखिए लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। एक बॉस से आप ऑर्डर लो और उनको अकाउंटेबल काम कर कर आप उनको अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही बनो। फाइन। सो गाइज यहाँ पे हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। और ये देखिए एक बॉस, दो बॉस, तीन बॉस, और अगर यही तीनों बॉस इनको ऑर्डर देते रहेंगे अकेले एक एम्प्लॉयज को, तो ये एम्प्लॉयज हो जाएगा परेशान। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होना चाहिए? वन बॉस, वन ऑर्डर, वन कमांड टू वन एम्प्लॉयज। सो गाइज यूनिटी ऑफ कमांड आप समझ गए होंगे कि एक बार में एक, ये देखिए ये है, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको दिया, हो गया कंफ्यूजन। ये है इनको 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 इनको, कौन सा कहाँ पे गया? एकदम एकदम गलत है। हाँ सही क्या है कि भाई यहाँ पे एक बॉस है, ठीक है, अलग अलग लोगों को दे दिया है, ठीक है, ये सही है कि भाई आप एक बॉस हो, अगर आपको ऑर्डर दे रहे हो तो अलग अलग लोगों को दे रहे हो। या हम तो ऐसे ही बना सकते हैं कि ये ऊपर वाले हो गया बॉस और नीचे हो गया ये एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो ये बॉस इसको दे रखा है, ये इसको दे रखा है, ये इसको दे रखा है, ये इसको दे रखा है। अभी भी दो चार एम्प्लॉयज क्या है, दो से तीन एम्प्लॉयज फ्री हैं, मतलब एक बॉस है अगर तो एक एम्प्लॉयज को दो, दूसरा बॉस है तो दूसरे एम्प्लॉयज को दो, या एक ही बॉस है तो अलग अलग एम्प्लॉयज को दो। पर एक ही एम्प्लॉयज को बार बार दो चार काम मत दे दो। हारा है तो बहुत सारी चीजें हैं, सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा। So guys, we have completed unity of command. So guys, now next, what is unity of direction? देखिए unity of direction का मतलब ये है कि वन यूनिट वन प्लान, वन यूनिट वन प्लान। मतलब आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट है। आप मान लो
कि क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हो, तो क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हो तो एक क्लोथ्स के बिजनेस में आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। मतलब अगर आपका वन बिजनेस है, वन यूनिट है, तो वन बिजनेस का वन प्लान, वन यूनिट का वन प्लान। तो अगर आपका वन यूनिट है तो एक ही प्लान होना चाहिए, आपका डायरेक्शन कहाँ पे बना रहेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर। तो आप क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हो, आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन मतलब उस पूरी संस्था का एक गोल बना रखे हो, तो बस एक ही गोल बनाओ, बहुत सारे गोल को मत बनाओ, नहीं कंप्लीट हो पाएगा। सिर्फ वन यूनिट, एक बिजनेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको एक ही गोल बनाना है, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है। हाँ, ये एक अलग चीज हो गया कि आप क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे थे, बहुत सारा प्रॉफिट बना के आप एक मेडिसिन का ऑर्गेनाइजेशन संस्था खोल दिए, वहां पे सिर्फ मेडिसिन बनते हैं। तो अगर ऐसा हो रखा है तो भाई वो अलग ही रख दो, वो मेडिसिन की ऑर्गेनाइजेशन अलग हो गई, उसका प्लान अलग होगा। तो अलग अलग बिजनेस है, तो उसका एक 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 प्लान होगा अलग अलग। आप बिजनेस को मिक्स मत करो और एक ही बिजनेस में तीन चार प्लान मत बना रखो। एक यूनिट वन प्लान, वन यूनिट वन प्लान। तो यहाँ पे कह रहा है वन यूनिट वन प्लान। बस समझ आ रहा आप सभी को? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आप समझ गए होंगे कि अगर आपका एक बिजनेस है तो आपका प्लान भी एक होना चाहिए। फाइन। सो गाइस हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हम लोग का हो चुका है खत्म। फाइन। तो यहां पे आया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो गाइस आप कह रहे हैं सर व्हाट इज मीन बाय दिस? देखिए, अलग अलग यहाँ पे आपके इंडिविजुअल है, ये सारे इंप्लॉयज हैं, ये सारे इंप्लॉयज अपने बारे में सोच रहे हैं, और जो वो अपने बारे में सोच रहे हैं उनको बोलेंगे इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये सारे इंप्लॉयज का अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, सारे एम्प्लॉयज का अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। किसी को प्रॉफिट अधिक चाहिए, किसी को बोनस चाहिए, किसी को ट्रेनिंग पे जाना है, किसी को छुट्टी चाहिए, किसी को पहचान चाहिए, मतलब कुछ भी, किसी को प्रमोशन चाहिए। सारे अलग अलग एम्प्लॉयज अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये देखिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं। उसी में एक मैनेजर आते हैं और उनका नाम है सौरभ सर। ठीक है, तो ये जो मैनेजर है, मैनेजर आए और देखे कि सारे लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये सौरभ सर क्या किए, सभी का ध्यान लेकर जनरल इंटरेस्ट पे, और जनरल इंटरेस्ट पे कहते हैं, जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ठीक है, तो जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन गोल। और यहाँ पे ये लोग अपना इंडिविजुअल गोल पाल रखे हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो सौरभ सर आते हैं जो कि मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ये मैनेजर सर आते हैं, सौरभ सर, और आकर कहते हैं कि जनरल इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिए आप लोग। जनरल इंटरेस्ट पे क्यों? क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जनरल गोल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर अगर आप ध्यान दोगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करोगे, तो जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट होगा तो आप सारे एम्प्लॉयज की गोल ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट से बोनस भी मिल जाएगा, जिसको सैलरी बढ़वाना है उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, जिसको ट्रेनिंग पे जाना है उस वो ट्रेनिंग पे भी जा सकेगा। मतलब एक बार ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऊंचाई पे जाएगा तो आप सारे लोगों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट जरूर खत्म हो जाएगा। फाइन। तो आप कह रहे हैं सर समझ गए, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको किस में चेंज कर देना, जनरल इंटरेस्ट पे। ये काम किसका है, मैनेजर का। तो हमेशा हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए मैनेजर को कि सब लोग जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं ना दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो आप उनका जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर ध्यान लाइए, उसको कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन दीजिए, रास्ता दिखाइए। तो ये हो गया सब ऑर्डिनेशन ऑफ individual interest to general interest. This is also a principle. So we have completed 6 principles of management. So foil principle हम लोग 6 foil principle खत्म कर चुके हैं, और केस स्टडी पढ़ेंगे हम लोग बाद में। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी
ऑल 14 फॉयल प्रिंसिपल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। यू शुड हैव एनर्जी सर। चलिए आइए, यहाँ पे है 7 पॉइंट, और 7 पॉइंट पे फॉयल प्रिंसिपल, 7 फॉयल प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू स्टडी। 7 में लिखा है रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। रेमुनरेशन ऑफ पर्सन, आप रेमुनरेशन का मतलब सैलरी समझ सकते हैं, वेजेस समझ सकते हैं। इसमें ये लिखा है कि जो भी आपकी सैलरी है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में आपका कॉम्पिटिटिव सैलरी होना चाहिए। मतलब कि आप जितना काम कर रहे हो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे एम्प्लॉयज भी उतना काम कर रहे हैं, तो जितनी सैलरी उनको मिल रही है उन्हीं के कंपैरिजन में, कंपटीशन में, उन्हीं के कंपटीशन में उतना सैलरी हमको भी मिलना चाहिए। मतलब सब मिलाकर ये फेयर रेमुनरेशन, फेयर सैलरी होना चाहिए जितना हम काम कर रहे हैं वो, और प्लस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज को जितना सैलरी मिल रहा है उसके कंपटीशन में, मतलब उतना ही, लगभग उससे अधिक या थोड़ा सा कम या बराबर उतना सैलरी हमको मिलना चाहिए। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या होना चाहिए? कॉम्पिटिटिव सैलरी, फेयर वेजेस, मतलब एक जो सही होता है, सही कि हम इतना काम कर रहे हैं तो इसका सही वेजेस इतना है। जैसे एक, अगर मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है, 6 से 7 पीरियड दे रहा है, उसको 60,000 रुपया दिया जा रहा है या 40,000 रुपया दिया जा रहा है, तो भाई वो खुश है कि 7 पीरियड का हमें, या पूरे फुल स्कूल में जो हम पढ़ा रहे हैं, पूरा जो फुल टाइम दे रहे हैं, उसका 40,000 मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है, तो डेट इज फेयर वेजेस या फेयर सैलरी। फेयर सैलरी बोलेंगे तो फेयर सैलरी बोलेंगे कि हाँ भाई उतने समय का 40,000 होता है। अब उस 40,000 के, अगर उस 40,000 की जगह अगर कोई आपको 12,000 देता है, 8,000 देता है, 6,000 देता है, तो आपको बेकार लगेगा, आपको बुरा लगेगा। तो रेमुनरेशन ऑफ पर्सन में मतलब ये कि फेयर सैलरी और फेयर वेजेस होना चाहिए। सो गाइस, आप लोग पढ़ चुके हैं रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। हम लोग बढ़ते हैं आगे, और उसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर टू टेक डिसीजन, जो अथॉरिटी होती है वो सबसे ऊपर होती है, टॉप लेवल पे होती है। किस लेवल पे होती है? टॉप लेवल पे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर, मतलब जो अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल पे होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो पावर मिडिल लेवल में भी है, वो पावर लोअर लेवल में भी है। मतलब जब भी टॉप लेवल अपने अथॉरिटी को मिडिल लेवल में और लोअर लेवल में बांट देता है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बट अगर जो टॉप लेवल है, सबसे ऊपर है जो, वो अपने अथॉरिटी को अपने पास रखा हुआ है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वही डिसीजन लेता है, उसी के पास पावर है डिसीजन लेने का, पूरी अथॉरिटी टॉप लेवल के पास है, तो उसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है? तो सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड एट द टॉप लेवल। जो टॉप लेवल के पास जो पावर होती है कुछ लोगों के हाथ में, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी होती है वो मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो क्या है? बटा हुआ है, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आप आगे समझिए कि फॉयोल क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉयोल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। फॉयोल कहते हैं कि पूरी सेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए और पूरी पूरी डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब कि पूरा डिसेंट्रलाइजेशन मत करिए, पूरे अपने अथॉरिटी को आप मत बांट दीजिए, थोड़ा सा बांटिए, थोड़ा खुद अपने पास रखिए, थोड़ा बांटिए, बैलेंस रहिए। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बैलेंस होना चाहिए, हाफ हाफ। ठीक है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, और नेक्स्ट है आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में आपको ये समझना है कि ये जो लाइन से अथॉरिटी है, अथॉरिटी ए, अथॉरिटी बी, अथॉरिटी सी, अथॉरिटी डी, ई, एफ, तो मतलब ये जो सीक्वेंस बना हुआ है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन ऐसे फ्लो होना चाहिए, ए के बाद बी को, बी के बाद सी को, सी के बाद डी को, डी के बाद ई को, ई के बाद एफ को। ये जो लाइन है, ये जो सीक्वेंस है, ये जो लाइन है, इसको फॉलो करना है। इसको इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। और स्केलर चेन का मतलब लिखा है लाइन ऑफ अथॉरिटी,
यही लाइन है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ये जा रहा है, यही लाइन है, लाइन ऑफ अथॉरिटी या चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। हाईएस्ट से लेके लोएस्ट रैंक जो होता है, वो जो चेन लाइन है, उसी को हम लोग कहते हैं स्केलर चेन। और इस स्केलर चेन में होता है कि सारे इंफॉर्मेशन हर एक लाइन ऑफ अथॉरिटी या हर एक सुपीरियर से लेकर नीचे नीचे लोएस्ट लोएस्ट सबके पास से होकर गुजरना चाहिए, हर एक लोगों के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्केलर चेन। बट कभी अगर अचानक हम अगर ई अगर चाह रहा है कि ओ से कम्युनिकेट कर ले, या ई अगर चाह रहा है कि डायरेक्ट ओ को इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, तो वैसा भी कर सकता है। और अगर वैसा करता है इमरजेंसी में, तो उसको कहते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। कहता है गैंग ब्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशन विदाउट फॉलो द स्केलर चेन। अगर आपको इमरजेंसी का काम है, बहुत ज़रूरी काम है, इम्पॉर्टेंट काम है, तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, सभी को ब्रेक करके डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो। और वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो आप करोगे उसको बोला जाएगा गैंग प्लैंक। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। इसमें फायोल कहते हैं कि हम लोगों को जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, जो स्केलर चेन है, जो चेन बना हुआ है, उस चेन को, उस अथॉरिटी को, मतलब टॉप लेवल से नीचे नीचे सभी के पास उसको फॉलो करना चाहिए। हर एक लोग के पास से जो इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 9 वाला, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब इसके बाद नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सो गाइस वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब समझिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए, ये पूरा मैगी है, मैगी 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 मैगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जरूर दिख रहा होगा। ये देखिए मैगी मैगी मैगी, ये दिख रहा है, ये पूरा ये साइड मैगी का है। और इस मैगी के पास मान लेते हैं ये एक स्टाफ खड़े हुए हैं। तो ये जो मैगी जहाँ पे रखा हुआ है, वो मैगी वहीं पे रखा रहे, और उस मैगी के पास जो स्टाफ खड़ा हुआ है, वो स्टाफ वहीं पे खड़ा रहे। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि हर एक चीज का जगह फिक्स होना चाहिए। अगर मैगी जहाँ पे रखा हुआ है, तो उस जगह को फिक्स कर दीजिए कि वहाँ पे मैगी ही रखा जाएगा, मैगी ही बिकेगा। वहाँ पे जो स्टाफ रहेंगे वहीं रहेंगे, उनका भी जगह फिक्स हो गया कि आप वहीं रहोगे। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ का जगह जो है वो फिक्स हो जाना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हर एक चीज़ में ऑर्डरली फॉर्म में होना चाहिए, हर एक चीज़ क्या होना चाहिए? ऑर्डरली फॉर्म में, मतलब एक उसका फिक्स जगह होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में जाते हैं और आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पे है, तो जो फिक्स प्लेस है वहाँ पे प्रिंसिपल आपको मिलेंगे, उसी को बोला जाएगा ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। कि मतलब जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है वहीं पर है, जहाँ मैनेजमेंट बैठता है वहीं पर है। अगर प्रिंसिपल ऑफिस आज इधर का इधर करेंगे और प्रिंसिपल ऑफिस के साथ साथ मैनेजमेंट के ऑफिस इधर से उधर करेंगे, तो जो आप इधर उधर उधर इधर कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। उसी तरह हम लोग बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का। आप मान लीजिए वी मार्ट के अंदर हैं, आपको पता है कि मैगी कहाँ है, तो कस्टमर उस फिक्स प्लेस पे पहुंचेगा और मैगी को ले लेगा। और वो रोज जाता, हमेशा जाता, उसको पता है कि मैगी वहीं पे मिलता है, वहीं पे जाएगा, तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए वहां से वो पिक कर लेगा। बट अगर उस मैगी का प्लेस इधर से उधर अगर चेंज करती हैं, तो वो कस्टमर भी ऊपर नीचे इधर उधर घूमते घूमते परेशान हो जाएगा कि ये मैगी आखिरकार गया कहाँ, ये तो मैगी का फिक्स प्लेस था, यहाँ पे था। तो इसलिए फिक्स प्लेस को चेंज नहीं करना चाहिए, जो फिक्स है वो फिक्स है। जो काउंटर होता है जहां से हम लोग बिल, अब जहां पेमेंट करते हैं हम लोग, कैश काउंटर, वहां पे अगर उसको भी अगर हम लोग इधर से उधर फिक्स प्लेस जो है उसको इधर उधर करते हैं, तो कस्टमर परेशान हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता है। सो गाइज आप जरूर समझ गए होंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हर एक चीज का जगह फिक्स होना चाहिए। जहाँ जूता मिलता है वी मार्ट के अंदर, जहाँ फिक्स प्लेस है वहीं पे मिले। जहाँ आपका ये जैकेट मिलता है, जहाँ मिलता है वहीं पे रहे। तो ये जब सारे चीज़ जगह फिक्स होंगे, तो आप साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब जितने समय बाद भी जाइए,
कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। सो गाइस तो कैसे हैं आप सभी? वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 10th के बाद आ गए हम लोग 11th पे। एक मिनट गाइस, लाइट को हम ऑफ कर दें। ये लाइट, ये लाइट, हाँ जी लाइट चला गया है, फाइन। सो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सर व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि आपको ये ध्यान देना है, मैनेजर को ध्यान देना है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब ये कि मैनेजर को ध्यान देना है कि वो सभी के प्रति काइंड है कि नहीं, ठीक है, वो सभी के प्रति इक्वल व्यवहार रखता है कि नहीं, वो सभी से अच्छे से बात करता है कि नहीं। तो मतलब आप बात समझिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब यह है कि सभी से आप बराबर हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ये पूछ रहे हो किसी से आप किस रिलीजन के हो, उस रिलीजन के हिसाब से आप उसको सैलरी दे रहे हो। हाँ, आप ये पूछ रहे हो कि अब आप ये भी ध्यान दे रहे हो कि आप लड़की हो लड़का हो, अगर लड़की हो तो आप उस लायक नहीं हो, लड़के हो तो आप उस लायक हो। ऐसा नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में ये है कि एक मैनेजर के लिए सारे एम्प्लॉयज बराबर हैं, लड़का है लड़की है, या आप किसी कास्ट के हो, या आपका रिलीजन दूसरा है, ये सब चीज़ ध्यान नहीं देना। आप गोरे हो काले हो, ये सब चीज़ एकदम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता है। किसमें? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि एक मैनेजर को जो बिहेव करना होता है वो सबके लिए इक्वल इक्वल बिहेव करना रहता है। हर एक एम्प्लॉयज उसके लिए इक्वल हैं। जो जिस जो जिस कैपेसिटी में है उसको भाई आप दो। ये नहीं कि एक लड़की है वो मेहनत की और सारे लोग उसको वोट देकर जिताएं कि हाँ इसी को मतलब मेन हेड बनाना चाहिए, या इसी को मतलब टॉप लेवल में मतलब देना चाहिए, उसको काम देना चाहिए। और यहाँ पे देखा अरे वो लड़की है, उसको वो तो काम ही नहीं कर पाएगी। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, सारे एम्प्लॉयज को बराबर समझना चाहिए, बराबर इक्वल सैलरी। अगर 10 पियोन हैं, ठीक है, तो 10 पियोन को भाई इक्वल सैलरी दो। आप सेम काम कर रहे हैं, 10 लोग हैं तो इक्वल दो। ये नहीं कि आप तुम लड़के हो तो अधिक लो, लड़की हो तो कम लो, ऐसे नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि सभी के प्रति इक्वल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। इक्विटी मीन्स होता है नो डिस्क्रिमिनेशन। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं, ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी, कि आप किस नेशनलिटी के हो, क्या आपका बिलीव है, दूसरा के बिलीव अलग है, तीसरे का बिलीव अलग है, तो उस हिसाब से आप ध्यान दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी के प्रति इक्वल होना चाहिए। सो गाइज आइए हम लोग बढ़ते हैं 12 पे। और 12 पे लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल ये कहता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को फिक्स कर दो, जो वो काम कर रहे हैं उनको वही काम कराओ, बार बार ट्रांसफर मत करो, बार बार आप उनको परेशान मत करो। फाइन, मतलब उनको आप ध्यान दो कि वो अपने काम पे ही ध्यान दे, उनको ये मत करो बोलो कि हम एक हफ्ते बाद आपको निकाल देंगे, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, या आप एक काम करो उधर जाके काम करो, आप उधर जाके काम करो। बार बार उनको इधर उधर उनका जगह मत बदलो, उनका जॉब मत बदलो, जो वो जॉब कर रहे हैं वही जॉब करने दो। अगर आप उनको फिक्स कर दोगे, स्टेबल कर दोगे, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं, अगर आप उनको स्टेबल कर दोगे तो उनका पूरा फोकस वहीं पे रहेगा और उनकी इफिशियंसी इंक्रीज करेगी। और अगर आप उनको बोलोगे कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, एक काम करो, वो वाला काम करो, वो काम कर रहे हो तो नहीं इसको छोड़ दो, आप वो वाला काम करो, तो वो परेशान हो जाएंगे कि हमको कहीं फिक्स रखा ही नहीं गया है, हमारा मेरे जॉब की सिक्योरिटी तो है ही नहीं। अगर आप उनको बोलोगे कि 6 महीने बाद मैं आपको निकालने वाला हूँ, तो वो परेशान हो जाएंगे कि मेरे जॉब की तो सिक्योरिटी यहाँ पर है ही नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल में ये होता है कि जिसकी भी जॉब है उसको फिक्स कर दो, स्टेबल कर दो, उनको परेशान मत करो। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी और अच्छा काम करेंगे। सो गाइज ये खत्म होता और आपके सामने स्क्रीन पे जो कि है 3rd नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब यह है कि जब भी टॉप लेवल कोई भी प्लानिंग करने जाता है तो प्लानिंग करने से पहले आप क्या करिए
कि सारे एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करिए, सारे एम्प्लॉयज़ को बोलिए कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप हमें बताइए, अगर आपका आइडिया अच्छा लगता है तो हम उसको फॉलो करेंगे, अपने प्लानिंग में उसको ऐड करेंगे। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के मन में एक भावना आती है कि हाँ, ये तो मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन है, अरे यहाँ पे तो हमारी वैल्यू है, अरे मैनेजमेंट तो हमारी सुनता भी है। इसको एक कहते हैं पहल, एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, एक नया कदम उठाया गया है। तो इनिशिएटिव हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप होता है सेल्फ मोटिवेशन का, फर्स्ट स्टेप को कहते हैं इनिशिएटिव। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। अगर सारे एम्प्लॉयज कुछ ना कुछ आइडिया देंगे तो हो सकता है बहुत आइडिया में से कुछ ना कुछ आइडिया वाला जो हो, कुछ आइडिया बहुत अच्छा हो, ठीक है, जो प्लानिंग में अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए कि जब भी आप प्लानिंग करने जा रहे हो तो उससे पहले सारे एम्प्लॉयज के आइडिया को आप सुनो, समझो, उनसे डिस्कस करो, और जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप अप्लाई कर दो। तो ये आपका इनिशिएटिव खत्म होता है, और लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पिरिट डे कॉप्स। आप कह रहे सर स्पिरिट डे कॉप्स का मतलब क्या होता है? स्पिरिट डे कॉप्स का मतलब होता है कि आई को रिप्लेस करो वी से। मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, उसको ऐसे बोलना चाहिए कि हम सब मिलकर कर सकते हैं, और जो भी हम लोग किए हम सब मिलकर किए हैं। मतलब उसको एक यूनिटी में रहना चाहिए। यूनिटी में जब वो रहेगा तो कोऑर्डिनेशन आएगा, वो लोग सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, और जब सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो क्या होगा कि बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब ये होता है कि टीम स्पिरिट को प्रमोट करना है, यूनिटी को प्रमोट करना है, हार्मनी को प्रमोट करना है। तो इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, सब कुछ आएगा। और इसी स्पिरिट डी कॉप्स में यहाँ पे लिखा हुआ अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई को रिप्लेस करिए किससे, विद वी से। इससे क्या होगा, दिस विल गिव राइज म्यूचुअल ट्रस्ट। इससे ट्रस्ट होगा, बिलोंगिंगनेस, उनके अंदर एक भावना आएगा कि अरे ये तो मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छा है। तो ये लास्ट था हम लोग का स्पिरिट डी कॉप्स। यहीं पे हम लोग का स्पिरिट डी कॉप्स खत्म होता है, और आगे जितने भी केस स्टडी हैं उसको हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।